बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। ये जो दौर हमारा जा रहा है कोरोनाई दौर है, ऐसा दौर जिसमें सबको हुकूमती सतह पर भी और इनफरादी तौर पर भी ये पाबंद कर दिया गया कि हम घरों में कैद होकर रह जाएं, घरों में पाबंद होकर रह जाएं, क्योंकि इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज ही ये है कि फासला हो, दूरी हो, तन्हाई हो। लिहाजा हम घरों में रहने के बाद 2-2.5 महीने घरों में रहने के बाद आखिरकार बाहर निकले हैं। हमारा ये प्रोग्राम स्टूडियो में होता है, लेकिन स्टूडियो में आने से बहुत से लोग इसलिए भी नहीं निकलते कि समाजी दूरियों में फिर फासला नहीं रह सकता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन दोस्तों के पास, उन साथियों के पास, उन पढ़े लिखे इंसानों के पास खुद पहुंच जाएं। आज हम एक ऐसे शायर के पास, एक ऐसे अदीब के पास, एक ऐसे खूबसूरत इंसान के पास मौजूद हैं जिनकी बातें सुने तो ख्याल आता है कि शायद फराज साहब ने इन्हीं के लिए कहा था कि वो बात करते हैं तो उनकी बातों से खुशबू आती है। मेरी मुराद अतर क़य्यूम राजा साहब से है। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और दर दौलत पे आने की दावत दे दी। मैं बहुत मशकूर हूँ खालिद साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये मेरी खुशबख्ती है और आपके इन अच्छे अल्फाज के लिए मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। राय साहब, हमारा दोस्ती का ताल्लुक एक लंबा सफ़र है। हम चलते आ रहे हैं, बैठे हैं, सब कुछ है। दोस्ती का सफ़र जब शुरू हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद हमें आपकी किताब नक्शे अमरोज़ हमारे हाथ में आई थी। ये ग़ालिबन 1996 की बात है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था? ये जी शायरी का तो आपको पता है, ये कहते हैं कि कोई फितरी कोई तकाजा होता है या क्या होता है, लेकिन ये खुद बखुद ही होती है या वदीयत होती है या क्या। बहरहाल कोई कॉन्शियस इसके लिए एफर्ट मैंने नहीं की, लेकिन वो कहीं जहन में था, कहीं कुछ बनती रही और ये सारी शायरी बड़ी नौजवानी और जवानी के दौर की है। नक्शे इमरोज़ में जो शामिल है, मतलब कोई टीन एज की या उसके कुछ अरसा बाद की ये शायरी। इसका कोई 2 शेर सुनाए ना जी खूबसूरत से। नौजवानी के शेर सुन के तो वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं और हम तो ये चाहते हैं कि जी आपसे सुनते रहें। ज़रा नवाजी आपकी जी। मैं एक नात के कुछ आपको इशार सुनाता हूँ कि इस दौर के हर दुख की दवा इसमें मोहम्मद। वाह। इस दौर के हर दुख की दवा इसमें मोहम्मद, तारीकी शब में है ज़या इसमें मोहम्मद। वाह। सब इंसो मलाइक हैं सना खाने मोहम्मद। वाह वाह। सब इंसो मलाइक हैं सना खाने मोहम्मद, खिलते हुए फूलों की सदा इसमें मोहम्मद। वाह। खिलते हुए फूलों की सदा इसमें मोहम्मद। और इस धूप में जलती हुई बेसाया ज़मीं पर, इस धूप में जलती हुई बेसाया ज़मीं पर फैली हुई रहमत की रदा इसमें मोहम्मद। वाह वाह वाह। और इस इस्म की तासीर से शक गुंबद बेदर, वाह। इस इस्म की तासीर से शक गुंबद बेदर, रहमत का हर एक बाब है वाह इसमें मोहम्मद। इंसान है अब अपने ही हाथों से परेशान, इंसान है अब अपने ही हाथों से परेशान, हो दूर ये तूफान बला इसमें मोहम्मद। वाह वाह। और एक खैर है जिसके हैं फ़कत 2 ही मनाबे, एक खैर है जिसके हैं फ़कत 2 ही मनाबे, कब इसमें खुदा से है जुदा इसमें मोहम्मद। वाह। कब इसमें खुदा से है जुदा वैसे इसमें मोहम्मद। रोज़गार जो था वो वजारत इत्तलात व नशरियात में था। जी जी, इससे पहले मैं लेक्चरर था अंग्रेजी का, तो फिर सिविल सर्विस के बाद यहाँ। अच्छा, जब आदमी किसी इस तरह की जहाँ पे इस तरह के काम हम बहुत सारे आ जाते हैं तो अदब पसे पुश्त नहीं चला जाता? जी मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। कम से कम शायरी पसे पुश्त नहीं जाती, क्योंकि इसके लिए ना तो वक्त आपको दरकार है, ना कोई खसूसी एफर्ट दरकार है। ये जो है जब आए तो आ जाती है, ना आए तो नहीं आती, और जब आए तो फ़ौरन आ जाती है। तो ये आदमी ज़्यादा, तो मैं तो इंतज़ार में रहता था, अगर आए तो लिख देता था, इसीलिए थोड़ी सी शायरी है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी वजारत की वजह से प्रेस अताशी होके रूस चले गए। जी। अच्छा, वहाँ जाके आपने उनकी ज़ुबान पे भी काम करने की कोशिश की। और ये मेरे पास जो ये किताब है जिसमें फैज़ साहब की शायरी के हवाले से, जी जी जी, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी मैं 2010 में गया था रूस में, जून के महीने में। अच्छा। और खुशकिस्मती है मेरी, या मैं क्या कहूँ कि वो मैं कोई तकरीबन 6 साल वहाँ रहा। अच्छा।
और इस दौरान मतलब पहले ही वीक में वहाँ के जो बड़े बड़े मशहूर मुसन्निफ़ीन हैं जो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, लुदमीला वसीलवा हैं, नतालिया परगारीना हैं, जो इकबाल पे आज इतने मुश्किल नाम हैं जी, उनके नाम बड़े मुश्किल है उनके जी, तो वो बहुत बड़े नाम हैं। तो उनसे मेरा तारुफ हो गया शुरू में ही और बहुत अच्छी दोस्तियाँ उनसे बन गई। तो ये जो किताब है ये काफ़ी बाद में 2 शोरा थे उनके, उन्होंने लिखी, उनके जो नेशनल पोइट हैं पुश्किन, अलेक्जेंडर पुश्किन, अच्छा, उन पर और फैज साहब पर उसने ये नज़म लिखी थी, व्लादिमीर लेसोवाई साहब ने, जिसका इस पे तस्वीर भी मौजूद है, अगर ये आप दिखा सकें। अच्छा, तो ये व्लादिमीर लेसोवाई साहब ने लिखी और वहीं के व्लादिमीर मिखीव एक थे जो अंग्रेज़ी के बड़े माहिर थे। अच्छा, तो उन्होंने इसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। मैं रूसी ज़बान नहीं जानता, अच्छा, तो मैंने फिर वो अंग्रेज़ी से उसे उर्दू में मंजूम इसका तर्जुमा किया, उसी को फिर उसका तारुफ भी मैंने लिखा जो अच्छा, तीनों ज़बानों में इसमें शामिल है। अच्छा, और ये शायद पहली किताब है कि जिसको जो मतलब 3 ज़बानों में मुल्क से बाहर किसी जगह शाया हुई पाकिस्तान की किसी बड़ी शख्सियत के बारे में, और फिर उन्होंने छापी और फिर उसके बाद इसकी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ तशहीर हुई, तकरीब हुई फॉरेन ऑफिस में, अच्छा, जिसमें उस वक्त के थे सरताज अजीज़ साहब, तारक फातमी साहब, तस्नीम, ये सब उसमें असलम इनवाइटेड साहिबा, थे, ये सारे और सारे सेक्रेटरीज और ये दोनों शोरा भी जो हैं इसमें आए। और फिर इनके बड़े यहाँ तारुफ हुआ। फैज़ साहब की दोनों बेटियों के यहाँ ये मेहमान रहे लाहौर में कोई 10 दिन। तो ये काफ़ी इसको शोहरत मिली इस किताब को। फिर उसके बाद एक ये और किताब आती है मेरे हाथ में अल्लामा इकबाल के हवाले से जी। इस किताब के हवाले से कुछ बताएंगे? ये जी असल में मैंने किया था एमफिल इकबाल स्टडीज़ में, तो उसी दौरान जो कुछ मैंने किया उस सब को इकट्ठा करके मैंने एक किताबी शक्ल दी। ये 2009 में शाया हुई थी। इसकी एक ख़ास बात ये है कि बाद अज़ां ये जर्मनी की एक कंपनी ने, अगरचे वो कंपनी मुझे कुछ फेक सी लगती है, अच्छा, लेकिन ये है कि उनकी किताबें जो हैं वर्ल्ड ओवर वो हो जाती हैं, उनकी तशहीर भी हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट वगैरह भी हो जाती हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी ये छापी दोबारा 2011 में। तो इसके समझें कि 2 एडिशन आ चुके नाम हैं। ये इकबाल एंड डिवीजन ऑफ इंडिया। ये जो पाकिस्तान के बनने में, हिंदुस्तान की तकसीम में, फिर पाकिस्तान के बनने में, ये सारा जो अमल है, इसमें जो अल्लामा साहब का सियासी और समाजी और शायरी के हवाले से जो किरदार है उस पे बहस की गई है तारीख़ी एतबार से कि उनका क्या मकाम बनता है और कैसे उन्होंने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन की है पाकिस्तान की मूवमेंट में। ये इस हवाले से है जी। अल्लामा इकबाल साहब के हवाले और इस पे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने इसका प्रीफेस लिखा है। अच्छा, ये मेरी खुशबख्ती है कि उन्होंने इसे इस काबिल समझा। अच्छा, अच्छा। ऐसा पहले तो कोई अच्छा से 2 शेर सुनाए ना जी, अपने ताज़ा तरीन जो आजकल चल रहे हो। आजकल के तो कुछ जहन में नहीं है, इस किताब में से अगर आप चाहें तो मैं सुना देता हूँ। सुना दें जी। इसमें से मैं सुनाता हूँ। ये यही सामने आ रही है तो मैं ये पढ़ देता हूँ। काफ़ी पुरानी है ये जी। ये 1994 की गज़ल है कि वो इब्तलाए मोहब्बत से नाशनास नहीं, वो इब्तलाए मोहब्बत से नाशनास नहीं, मेरे लबों पे मगर हरफ़े इल्तमास नहीं। वाह। और जहाँ पे दर्ज हकायत तेरी वफा की हो, जहाँ पे दर्ज हकायत तेरी वफा की हो, किताब ज़ीस्त में शामिल वो इक़्तिबास नहीं, किताब ज़ीस्त में शामिल वो इक़्तिबास नहीं। और हमारे रूए सुखन से वो खूब वाकिफ़ है, हमारे रूए सुखन से वो खूब वाकिफ़ है। सुखन शनास है जालिम वफा शनास नहीं, सुखन शनास है जालिम वफा शनास नहीं। और हमें यकीन है एक दिन ज़रूर आओगे, गमानो वहम नहीं है जनो कयास नहीं। और खुले हयात में सद हाय सद रंग हाय तशना लबी, खिले हयात में सद रंग हाय तशना लबी। बहुत हूँ प्यासा मगर उस तरह की प्यास नहीं, बहुत हूँ प्यासा मगर उस तरह की प्यास नहीं। और उड़ा के ले गई रस धूप सब्ज पत्तों का, उड़ा के ले गई रस धूप सब्ज पत्तों का। बरहना शाख के तन पर कोई लिबास नहीं, बरहना शाख के तन पर कोई लिबास नहीं। और तुम्हारी आंखों के सब मौसमों से वाकिफ हैं, तुम्हारी आंखों के सब मौसमों से वाकिफ हैं। तुम्हारे होंठों पे गो हरफे नासपास नहीं, तुम्हारे होंठों पे गो हरफे नासपास नहीं। शायद शायरी की
ये नक्शे इमरोज़ के बाद कोई दूसरी किताब की तरफ रवां दवां कब तक को मंजर आम पे आने का ख्याल ये है? नक्शे सानी दूसरी थी जी। अब तीसरी का मटेरियल तो है, लेकिन अभी कोई मेरा ख्याल नहीं छापने का। मैं कुछ दूसरी चीज़ें छाप रहा हूँ। एक तो रशिया के बारे में तासरात थे, अच्छा, उनके मुख्तलिफ अदीबों, शायरों, उनके सिस्टम, मतलब एक इस तरह की वो चीज़ है। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं। ठीक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जनाब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी। ये जो आपके रशिया के तजुर्बात भी हैं, मुशाहिदात भी हैं, और फिर वहाँ की कुछ चीज़ें भी आपने बताई हुई हैं, उस हवाले से बात करते हैं। सही। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए, देखिएगा मुलाकात। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अतर क़य्यूम राजा साहब से, उनसे बातें सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं, उनके अपना रूस के तजुर्बात और उनके मुशाहिदात के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। रूस में जब आप चले गए तो आपने वहाँ के अदीबों, शायरों के हवाले से कुछ बात सुना रहे थे मुझे। मेरी जी बड़ी खुशकिस्मती थी कि जाते ही उनके जो मशहूर व मरूफ जितने लोग थे, उनसे मेरी राब्ता हो गया। और उसके बाद उनकी जो मशहूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं 5, उन सब में मैं लेक्चर देने जाता रहा, तबातुर के साथ पूरे 6 साल। तो इस वजह से उनके जो एकेडेमिया है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनसे मेरा बड़ा अच्छा राब्ता रहा, बहुत ही अच्छा अभी तक है। और वो सारे उनके साथ मेरे बड़े बेहतर रवाबत रहे, जिसकी वजह से मुझे उन्हें समझने में बड़ी आसानी हुई और उन तक रसाई में भी बड़ी मुझे सुकून रहा। इत्मीनान से मैं वहाँ जाता रहा। एकेडमी ऑफ साइंसेज उनका सबसे प्रेस्टिजियस इदारा है, 1812 से वो कायम है और उसमें पाकिस्तान पे बहुत काम हुआ है। अच्छा। तो उन्हें मैं बाकायदा उसमें वीकली में 2 दफ़ा ज़रूर वहाँ जाता था और उन्हें पाकिस्तान के हालात, सारी चीज़ें, पाकिस्तान का कल्चर, सकाफ़त, हिस्ट्री, सारी चीज़ों के बारे में उनसे, उनके जो मुफक्रीन हैं, उनसे बातचीत जारी रहती थी तसलसल के साथ, जिसके मेरे ख्याल से बड़े फ़ायदे हुए एक दूसरे को समझने में और रूस में पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक़, एक वास्ता। फिर फैज़ मेला भी वहाँ हुआ, जिसमें बहुत ही शानदार वो फैज़ मेला था। उसमें उनकी वो फिल्म भी दिखाई गई, सपनों का गाँव। उनकी दोनों बेटियां भी वहाँ तशरीफ़ लाई थी और हमारे बड़े बड़े मशहूर शोरा, ईश्वर नईद वहाँ थी, इफ्तिखार आरिफ थे, शफ़क़त सईद थे। इस तरह बहुत हमारा बड़ा एक वो था। ये 4-5 दिन वो मेला रहा और बहुत शानदार मेला रहा। अच्छा राय साहब, आप एक दफ़ा बात कर रहे थे कि ये जो राइटर वहाँ पे जो उर्दू लिख रहे हैं, उनसे भी आपका राब्ता था? उन्हीं से ज़्यादा मेरा रहा, बल्कि जो उनके उर्दू के शोबे थे उनमें मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहा। अच्छा। और इंग्लिश के भी, खासकर डिप्लोमेटिक जो एकेडमी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा जाता रहा। अच्छा। तो वो दोनों जगहों पे मुझे काफ़ी, फिर वहाँ जो उनका जो है दारुल तर्जुमा, उसे हम कहना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में है और उसमें आप हैरान होंगे कि जितने हमारे बड़े अदीब हैं, शोरा हैं, उनकी तराजिम रूसियों ने, लेकिन ये सोवियत दौर में हुआ है सब कुछ। अच्छा। बाद में शायद इतना नहीं हो सका। आपको पता ही होगा कि गालिब पे, इकबाल पे, मौलाना रूम पे जो बेहतरीन कुतुब हैं वो प्रेगरीना साहिबा ने लिखी हैं, नतालिया। मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक था, उनके बहुत से इंटरव्यूज़ भी मैंने लिए। अच्छा, ये वही हैं जिनके बारे में कभी बातों बातों में हमारा जिक्र आया था उनका, तो आपने बताया उन्होंने कोई डिक्शनरी वगैरह पे भी कोई काम किया हुआ था? वो दूसरी हैं जी। अच्छा। वो हैं मादाम खखलोवा हैं। अच्छा। और वो एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ की जो हैं वो हेड हैं। अच्छा। वो और उनके खामद दोनों वहाँ, उन्होंने कमाल का काम पंजाबी पे किया हुआ है। अच्छा। पंजाबी के जितने आपके डायलेक्ट्स हैं
उनकी ग्रामर उन्होंने लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ उस वक्त मुख्तलिफ इदारों को भेजी। बदकिस्मती से आपको पता है हमारे यहाँ काम कैसे होता है, लाख कोशिश के बावजूद किसी इदारे ने उसे यहाँ से शाया नहीं किया। हालांकि उन सब के पास अब भी वो मौजूद हैं कापियाँ, अकेडमी ऑफ लेटर के पास हैं, हमारी मिनिस्ट्री के पास, इसी तरह लोक वर्षा को मैंने भिजवाई थी। फिर एक और जो पंजाबी से मतलब एक रशियन खातून जो है, और वो मेरे ख्याल से इतनी ज़बरदस्त आपको चीज़ नहीं मिलेगी। वो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जो पंजाबी की डिफरेंस है और जो डेवलपमेंट है पंजाबी की, मतलब पुठवारी हिंद को, वो ये रूट बनाती हैं, पुठवारी हिंद को हैं जी, फिर पंजाबी, फिर सराइकी और सिंधी। अच्छा, वो चेंज होती चली जाती। तो वो कमाल का काम है उनका जी। इसी तरह जो फैज़ साहब पे जो है मदाम वेसेलवा का काम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फैज़ हयातो तख्लीकात हैं, इसी तरह इकबाल पे उनका काम है। वो तो फैज़ पे अथॉरिटी है। पर गरीना जो है वो एन मैरी शिमल के बाद वो आपस में बहनें बनी हुई थी दोनों। अच्छा, तो एन मैरी शिमल के बाद उससे बड़ी शायद ही कोई और हो इकबाल पे अथॉरिटी। अच्छा, इसी तरह मौलाना रूम के सारे दीवान जो हैं मसनवी के, उन्होंने उन्हें रशिया में रशियन में उन्होंने रशियन ज़ुबान में भी किया, रशियन ज़ुबान में, जिस पे ईरानियों ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें दिया। अच्छा, इन ख़वातीन के पास पाकिस्तान के भी सारे अवार्ड मौजूद हैं। अच्छा, हाँ जी, वाह, बड़े बड़े सारे अवार्ड मौजूद हैं। हमने भी मतलब रिकग्नाइज किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा, अभी मेरे बैठे बैठे एक ख्याल आया, वालिद साहब आपके फौज में थे जी जी, और आप ये फौज में, उन्होंने आपको क्यों नहीं डाला? मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जी अपनी फैमिली से कि जो फौज में नहीं जा सका, कोशिश के बावजूद नहीं जा सका। अच्छा, कोई मसला भी नहीं था मेरा, लेकिन मैं आज दिन तक नहीं समझ सका कि ये कोई अल्लाह की कुदरत थी या क्या कि मैं नहीं गया। क्योंकि ये जो फौज के हवाले से जो बात मेरे ज़हन में आ गई, इस किताब के हवाले से आई है। इस किताब का रेफरेंस, इस किताब की थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये मेरे ख्याल में आप बताएंगे जब किताब का टाइटल दिखाएं सबको। अच्छा जी, ये इंडियन जनरल थे जिन्होंने 65 की जो वार है, क्योंकि आपको पता है 65 की वार जो है वो मगरबी फ्रंट पे ही हुई है सारी, इस पाकिस्तान में तो कोई जंग नहीं हुई। ठीक है, उस वक्त के इस पाकिस्तान में तो इस पूरी का इन्होंने किया था इसको। ये सिख जो है वो, ये सिख हैं, ये इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। ठीक है जी, हरबख्श सिंह। तो ये इनकी बुक है द वार डिस्पैचेस, ठीक है, विच वाज पब्लिश्ड फ्रॉम यूके। ठीक हो गया, हैं जी, 1991 में के। और उसमें इन्होंने बड़ा खराज तहसीन पेश किया उस पाकिस्तानी रिजमेंट को। अच्छा, कि जिसके बारे में वो कहते हैं कि इन्होंने मेरा जो लाहौर पर कब्जे का मंसूबा था, वो एक गैप था पाकिस्तान के 2 डिवीजन्स के दरमियान, बीच में गैप था कोई 1 मील का समझ लें। अच्छा, गैप था जिस पे कोई हमारी वो नहीं थी प्रेजेंस। तो उसको वो चाह रहे थे, वो इंडियन की इसमें से दाखिल होके एनसर्कल करके, मतलब इन डिवीजन को लाहौर पे कब्जा करने का उनका मंसूबा था। अच्छा, तो वो कहता है कि ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस पाकिस्तानी रेजिमेंट को जिसने मेरा ये मंसूबा मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद नाकाम बना दिया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिसे जनरल साहब 1991 तक एक पाकिस्तानी रेजिमेंट समझ रहे हैं, वो एक प्लाटून भी नहीं थी। अच्छा, वो टोटल फाइटिंग फोर्स के 6 आदमी थे। कितने थे? 6। अच्छा, जिसमें मेरे वालिद थे और 5 और मेरे वालिद कमांड कर रहे थे, सूबेदार थे उस वक्त। और उसके अलावा 22 आदमी जो हैं वो नॉन कम्बेटेंट, जो लड़ने वाले नहीं होते, मतलब जो जिस तरह दर्जी होते और काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो जंग के लिए नहीं होते, वो लोग थे। लेकिन इन लोगों ने उनका पहले एक रेजिमेंट का हमला मुकम्मल तौर पे नाकाम किया और उस रेजिमेंट को एक पूरे आर्टिलरी डिवीजन की फायर पावर हासिल थी, जो वो करते रहे पूरी रात। 8 सितंबर को उन्होंने पूरी रात, और 8 सितंबर की सुबह को उन्होंने हमला किया और वो इस तरह नाकाम हुआ कि बेशुमार लाशें छोड़ के वो भाग गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दोबारा प्लानिंग की और 11 सितंबर को उन्होंने जो हमला किया उसमें 3 जहाज, 24 टैंक्स उनके इंडियन के और एक ब्रिगेड, मतलब बेहतरीन उनकी जो फौज, ब्रिगेड में तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, 3 रेजिमेंट्स जी। अच्छा, 3600 पीपल। हाँ जी। और इन 28 आदमियों ने, एक्चुअली 6 आदमियों ने, उनके 12 टैंक तबाह कर दिए, 6 टैंक बिल्कुल सही हालत में पकड़ लिए, 6 वो भाग गए। अच्छा, और बेहिसाब असला और लाशें वो छोड़ गए जो बाद में उन्हें मतलब दी गई। असला तो हम ले आए पाकिस्तानियों ने। और ये वह जगह है, उस जगह का इसको मशहूर हुई ये जंग
इसे पाकिस्तान में कहा जाता है द बैटल ऑफ जामन ब्रिज। जामन अच्छा, गांव अच्छा, है, अच्छा। हाँ 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 तो हाँ। वहाँ ये सारा हुआ। अच्छा। और ये वह जगह है कि जहाँ 11 सितंबर के बाद इंडियन ने कोई हमला नहीं किया, एक गोली भी नहीं चली। वो मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम यहाँ नहीं कर सकते। और बंदे कितने वो समझ रहे हैं जनरल साहब के, ये रेजिमेंट है, जबकि बंदे टोटल 28। हाँ जी। अच्छा, जब ब्रेक आई ना, तो उस ब्रेक के दौरान मैं आपकी ये जो किताब है ना, नक्शे सानी, जी जी नक्शे अमरोज़ वाली, जी जी। इसमें से एक गज़ल पढ़ रहा था, तो मैंने कहा बजाय मैं पढ़ूं आप इसको सुनाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ जी, क्योंकि मेरा तो लंबी शौक बैल इसी, की मेरे आपकी तो तो शायरी से शायरी के मुझे शौक इसी मालूम है, किस्म के आपका तो हैं। पुराना, आपने तो बड़े अच्छे अच्छे शुरा से मेरी मुलाकातें भी कराई, जिसका अब वक्त है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं नहीं, पब्लिकली। आपकी मोहब्बत है। वो ये है जी कि कहीं दर बदर की हैं ठोकरें, कहीं बेजरी का ख्याल है। वाह। कहीं दर बदर की हैं ठोकरें, कहीं बेजरी का ख्याल है। यही जिंदगानी का हाल है, हाँ, तो ये जिंदगानी मुहाल है। वाह वाह। यही जिंदगानी का हाल है, तो ये जिंदगानी मुहाल है। ये हमारे जितने हैं आशना, इन्हें दर्द दिल का है क्या पता। हाँ। ये हमारे जितने हैं आशना, इन्हें दर्द दिल का है क्या पता। है तुम्ही से दिल का मामला, सो तुम्ही से दिल का सवाल है। वाह। है तुम्ही से दिल का मामला, सो तुम्ही से दिल का सवाल है। और किसी आरज़ूए विसाल में, उसी बेवफा के ख्याल में, किसी आरज़ूए विसाल में, उसी बेवफा के ख्याल में, जो मिसाल ऐसे जमाल की, जो जमाल अपनी मिसाल है। वाह 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 वाह। जो मिसाल ऐसे जमाल की, जो जमाल अपनी मिसाल है। और जो फराज़े कोह को जा लिया, हाँ। तो वहां पे लिखा हुआ मिला। हम्म। जो फराज़े कोह को जा लिया, हाँ। तो वहां पे लिखा हुआ मिला। जहां इंतहाए कमाल है, वहीं इब्तदाए ज़वाल है। वाह जहां इंतहाए कमाल है, वहीं इब्तदाए ज़वाल है। और रहो पास या कहीं दूर हो मेरी निगाहों के रूबरू। वाह। रहो पास या कहीं दूर हो मेरी निगाहों के रूबरू। मेरे दिल की बज़्म ख्याल में कोई हिजर है ना विसाल है। मेरे दिल की बज़्म ख्याल में, ये 1994 की गज़ल है जी, पुरानी ये सारी चीज़ें। दरअसल वो जब वो आया ना, ब्रेक आया, तो मैं देख रहा था कि आपसे क्या चीज़ सुनी जाए, तो ये गज़ल सामने आई। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपसे मुलाकात, तशनगी हर जगह रह जाती है। हम जितनी देर भी बैठे रहेंगे तशनगी रहेगी, लेकिन जो प्रोग्राम होता है उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, उसमें किसी भी वक्त ख़त्म होने का अलार्म बजाना होता है। बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया कि इस कोरोनाई माहौल में, इस कोरोनाई ज़दा माहौल में आपने आने को कबूल कर लिया और हम लोग बैठ गए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और खूबसूरत मेहमान के साथ। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।